तो आज के वीडियो में हम लोग सीटेट साइंस के आंसर की देखेंगे। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे आपका कितना मार्क्स बन रहा है। आप भी अपना साइंस का मार्क्स कैलकुलेट करते चलिए। और इसके बाद मैं मैथ्स का और हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी का आंसर की अपलोड करने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सीटेट जुलाई 7 जुलाई को हुआ था, उसका जो है क्वेश्चन पेपर जो के सीरीज का है, के सेट है, वो मेरे मेरे पास है ये। और इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। सो यहाँ पर लिखा है डिस्कशन ऑन सोशियो साइंटिफिक इशू इन क्लास हेल्प। मतलब सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की अगर परिचर्चा करते हैं हम लोग क्लास में, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला दिया है डेवलपिंग आर्गुमेंट स्किल, दूसरा है डेवलपिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन एन इशू, encouraging citizen science activity, appreciating the role of society in development of science। तो देखो, अगर आप सोशियो साइंटिफिक इश्यू अगर क्लास में हेल्प करते हो तो ये जो पहला ऑप्शन है डेवलपिंग आर्गुमेंटेटिव स्किल, ठीक है। तो ये तो बच्चों के अंदर होता है कि मतलब उनके अंदर आर्गुमेंट करने की कैपेसिटी बिल्डअप होती है। फिर अब देखो, सोशियो साइंटिफिक चीज़ों अगर इशू पर हम बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे बच्चों के अलग अलग राय होंगे, अलग अलग विचार होंगे, तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव भी आ जाता है उसमें। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि जो नहीं भी इंटरेस्टेड होगा उस क्लास में, कोई बच्चा अगर मान लो नहीं भी, तो उसके अंदर भी जो है साइंस के प्रति जो है इनक्रेजमेंट होगा वो, और उसके अंदर जो है मोटिवेशन आएगा। ये तीनों हैं। और चौथा जो अप्रिसिएटिंग द रोल ऑफ सोसाइटी इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस, तो ये कोई खास वैल्यू का नहीं है, कुछ ये खास नहीं है। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ए, बी और सी तीनों हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाता है। ये के सेट है, तो आपका हो सकता है सेट अलग हो, अगर आप ये मैच कर रहे हो तो आप ये ऑप्शन देखना, ए, बी और सी तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो इसलिए पहला हमारा जो है ये हो जाता है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सही बात है, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो जो है न्यूट्रलाइज कर देते हैं और बेसिक नेचर के होते हैं। दूसरा जो है एयर एक्सपांड ऑन हीटिंग। सही बात है, हवा को गर्म करने पर वो एक्सपांड होता है। और तीसरा है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हम खुद जो है देख भी सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट करके कि जो दूधिया पानी होता है उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप पास करेंगे तो वो जो है मिल्की हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर। सही बात है, अगर आप NaCl प्लस HCl, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और HCl को अगर आप करेंगे तो ये न्यूट्रलाइज करेगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। इसका जो रिएक्शन होगा NaCl दैट इज सॉल्ट बनेगा और H2O वाटर बनेगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, इफ़ ऑब्जर्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय O और इन्फरेंस बाय I, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो, ऑब्जर्वेशन होता क्या है, जिसको हम जो है खुद करके ऑब्जर्व करके जिसका आंसर दे सकें, ठीक है। एयर एक्सपांड ऑन हीटिंग, देखो ये ऑब्जर्वेशन नहीं, ये इन्फरेंस है, ठीक है। ये जो है हम अपने ये ऑब्जर्वेशन हम नहीं देख सकते, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है न्यूट्रलाइज करते, ये भी जो है एक इन्फरेंस है। तो इसमें जो है ये जो आपका लाइम वाटर, ये हम निरीक्षण कर सकते हैं, ये हम ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा ऑब्जर्वेशन है और बाकी का जो है इन्फरेंस है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में ऑप्शन सी ए वाला ऑप्शन है, पहला वाला और दूसरा वाला, ठीक है। तो अब इसमें से करेक्ट कौन सा होगा, तो अब ये ऑब्जर्वेशन सी ठीक है, एंड इन्फरेंस जो है DAP, ये वाला ज़्यादा करेक्ट, क्योंकि डी जो है यहाँ पर डी भी ऑब्जर्वेशन है। तो डी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये सिर्फ जो है ऑप्शन 1 करेक्ट है, कि जो हमारा लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये वाला सही है, ऑब्जर्वेशन है, बाकी सारे इन्फरेंस हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
63 देखो, एन ऑब्जेक्ट फ्लोट विथ 1/4 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड व्हेन पुट इन लिक्विड ए। तो 1/4 पार्ट जो है क्या कर रहा है उसका, फ्लोट कर रहा है, एंड दूसरा एंड 3/4 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड व्हेन पुट इन लिक्विड बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब कि जो है एक लिक्विड है, दो लिक्विड है, तो एक में जो है ऑब्जेक्ट जो है 1/4 तैर रहा है और एक में 3/4। तो किसका जो है यहाँ पर डेंसिटी एक्चुअली पूछा है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन, नहीं कंपेयर कर सकते, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए इज ग्रेटर देन लिक्विड बी, बोथ लिक्विड हैव सेम डेंसिटी, नहीं। इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट है, क्योंकि अगर जो चीज़ ज़्यादा अगर तैर रही है, ठीक है, तो अगर जैसे बी वाला जो है, बी वाले का क्या 3/4 पार्ट, 3/4 मतलब ज़्यादा पार्ट उसका बाहर है, मतलब लिक्विड उसको एक्सपेल कर रहा है। मतलब ऐसे समझो कि मान लो इसमें जो है पानी है और इसमें जो है तेल है, तो तेल का डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो इसमें ये तेल ज़्यादा अपथ्रस्ट लगाएगा, तेल ज़्यादा चीज़ों को बाहर रखेगा। पानी में किसी भी चीज़ को डुबाना इजी होगा, लेकिन तेल में जो है डिफ़िकल्ट होगा, तो इसलिए जो है बी वाले का डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन 63 का 1 है। क्वेश्चन नंबर 64 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या सही है वो पूछा है, तो देखते हैं। रिजल्ट आर नॉट इन्फ्लुएंस बाय प्रोसीजर, नहीं, प्रोसीजर पे तो रिजल्ट इन्फ्लुएंस होता है, अगर प्रोसीजर गलत फॉलो करेंगे या फिर करेक्ट प्रोसीजर नहीं होगा तो आपको रिजल्ट भी सही नहीं मिलेगा। सोशल कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस कंक्लूजन इन एनी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, आगे देखते हैं। डेटा एंड एविडेंस आर सेम, देयर इज़ नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका जो है बी एंड डी है, मतलब सोशल कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस कंक्लूजन एंड देयर इज़ नो यूनिवर्सल। यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, तो ये सही है, सोशल कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस कंक्लूजन और देयर इज़ नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड। तो यहाँ पर बी एंड डी आपका ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अब देखो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है पूछा है। सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, तो यहाँ पर जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पूछा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन हमारा जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर में से होता है, तो ज़रूरी नहीं, ये और भी फ्लावर्स में भी हो सकता है, तो ये तो जो है फॉल्स है, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर कैन पॉलिनेट बोथ बाई सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये भी ठीक है। बोथ ए एंड, अब यहाँ इसमें दोनों में से पूछा है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। तो यहाँ पर ए तो जो है यहाँ पर फॉल्स है, ये तो क्लियर है, ए फॉल्स है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर कैन पॉलिनेट बोथ बाई सेल्फ, हाँ लेकिन ये ट्रू है, तो ये 4th वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, अब यहाँ पर देखते हैं। इट कंजर्व ग्राउंड वाटर, सही बात है, ये सही है, ग्राउंड वाटर कंजर्व होता है, पानी बचता है। इट रिड्यूस लोकल फ्लडिंग, सही बात है, ये लोकल फ्लडिंग भी इससे जो है रुकता है। इट क्रिएट्स ड्रेनेज प्रॉब्लम, नहीं ड्रेनेज प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करता ये। एंड इट कैन बी यूज फॉर इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स, हाँ सही बात है, अगर रेन वाटर हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, रेन वाटर अगर अच्छे से ग्राउंड वाटर स्टोर कर रखते हैं तो हम लोग सिंचाई के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए ट्रू पूछा है, तो ए बी और डी, तो इसमें कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है, ए बी एंड डी। 67 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ फ्लो ऑफ विंड्स ऑन अर्थ। तो धरती पे जो हवा चलता है उसके लिए क्या फैक्टर्स हैं, तो पहला है अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, अनइवन हीटिंग ऑफ ओशियंस, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ।
तो यहाँ पर जो मेन रीजन है फ्लो ऑफ विंड के लिए, अब देखो यहाँ पर ये जो है क्लास 7 का या फिर 6 का जो है क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कि अनइवन हीटिंग जो होता है अर्थ पर और सन पर, सॉरी, और ओशियन में, समंदर में, इन दोनों की वजह से ही विंड फ्लो होता है। तो ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन, तो 67 का 1 हो जाएगा। अनइवन हीटिंग से क्या होता है कि गर्म हवा जो है ऊपर उठती है, तो उसकी जगह ठंडी हवा आके ले लेती है। तो जब अगर कहीं अगर ज़्यादा गर्म होगा तो हवा वहाँ की ऊपर उठेगी, तो वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा। तो उस वैक्यूम को भरने के लिए ठंडी हवा जो कि भारी होती है वो जो है उस जगह पर आती है, तो आएगी, तो वही हवा, उसी को हम लोग हवा चलना कहते हैं। तो ये समुंदर में भी होता है और ज़मीन पर भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। द फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। सही बात है। टंगस्टन हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन ये सही बात नहीं है, लो रेजिस्टेंट ये गलत कर दिया। ठीक है, टंगस्टन जो है फिलामेंट यूज करते हैं हम लोग इनकैंडेसेंट बल्ब में। जो पुराने ज़माने के बल्ब होते थे येलो कलर के लाइट निकालते थे, और 100 वाट का बल्ब होता था मोस्टली, जो हमारे घरों में लगा होता था। अभी तो नहीं यूज होता है वो, लेकिन उसमें टंगस्टन फिलामेंट यूज होता था, क्योंकि टंगस्टन जो है करीब 4,500 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से हम लोग जो है टंगस्टन फिलामेंट यूज करते थे, लेकिन इसका रेजिस्टेंस लो नहीं होता था। रेजिस्टेंस हाई होगा, रेजिस्टेंस लो होगा तो फिर बल्ब जलेगा नहीं अच्छे से। तो इसलिए जो यहाँ पर है असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69, A gender responsive pedagogy in science entails use of gender sensitive language, engaging student in examining stereotype, making gender bias based group, using differentiated instruction and assessment। तो यहाँ पर जो है यूज ऑफ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज एक सही है। जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी साइंस में इंक्लूड करने का यही मतलब होता है। और दूसरा है कि एंगेजिंग स्टूडेंट इन एग्जामाइनिंग स्टीरियोटाइप। तो स्टीरियोटाइप हालांकि नेगेटिव चीज़ है, लेकिन एग्जामाइन करना कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। तो ये जो है दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और मेकिंग जेंडर बेस्ड ग्रुप, नहीं, जेंडर बेस्ड ग्रुप जो है बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, ना ही एनईपी, ना ही सीबीएसई, कोई नहीं। यूजिंग डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, नहीं, सबके लिए कॉमन इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, अलग अलग इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है, दैट इज ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। Which of the following statement is not true regarding conduction of heat? तो conduction of heat के बारे में क्वेश्चन पूछा है। conduction does not not true, यहाँ पर केयरफुल रहना है फ्रेंड्स, नॉट ट्रू पूछा है। conduction does not takes place in gases, all material do not allow heat flow through them in same way। सही बात है, ये तो ट्रू है। कंडक्शन इज फास्टर इन सॉलिड देन लिक्विड, हाँ ये भी है कि अगर आप लोहे को गर्म करो पानी को, तो लोहा जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल में कंडक्शन जो है सॉलिड में ही, एक्चुअली कंडक्शन जो है वो जो वर्ड है वो खासकर सॉलिड के लिए ही कहा गया है, लेकिन ये बहुत जनरलाइज वे में नहीं है, कंडक्शन लिक्विड में भी हो सकता है। और टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर फॉर हीट फ्लो। तो हीट फ्लो के लिए दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में होने चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर बैरियर रहेगा बीच में तो नहीं हो हीट फ्लो होगा। तो यहाँ पर जो कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस गैसेस, ये जो है ट्रू नहीं है, ये इसलिए जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 70। आगे बढ़ते हैं। पर्पज ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चन इन साइंस क्लासरूम कैन बी टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। डाइवर्जेंट क्वेश्चन क्या होता है, जिसके कई सारे आंसर हो, मतलब जैसे एक क्वेश्चन होगा तो उसके 10 बच्चे 10 अलग अलग जवाब दे सकें, या फिर जो है एक ही बच्चा 10 अलग जवाब उसके बना सकता है, उसके आंसर कर सकता है। तो दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट क्वेश्चन। एंड इसका पर्पज़ क्या होता है, तो इसका पर्पज़ टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, टू डिसर्न बिटवीन स्टूडेंट्स, टू डेवलप कम्युनिकेशन, टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट,
टू आइडेंटिफाई अल्टरनेट कॉन्सेप्शन, टू अप्रिसिएट सब्जेक्टिविटी इन साइंस। तो वैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हम लोग यहाँ पर थे 68, और ये हो गया आपका 69, और ये 70, और ये 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 है। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का देखो क्या होता है कि अब डाइवर्जेंट क्वेश्चन बेसिकली जिसके बहुत सारे आंसर, बहुत तरह तरह के आंसर, जिसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आंसर हो सकें, तो ये ए वाला सही है, क्रिटिकल थिंकिंग। और इसके बाद जो है डिसीजन बिटवीन स्टूडेंट्स, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा, नेगेटिव पॉइंट हो गया। एंड टू डेवलप कम्युनिकेशन, ठीक है, डाइवर्जेंट क्वेश्चन में अगर बहुत तरह का आंसर बच्चा दे पा रहा है, एक ही क्वेश्चन के कई जवाब हो सकते हैं, तो कम्युनिकेशन भी उसमें आ जाता है। और यहाँ पर टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट, यहाँ पर गिफ्टेड स्टूडेंट्स को तो जो है डाइवर्जेंट क्वेश्चन से नहीं पूरी तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते। तो थर्ड लास्ट वन, टू आइडेंटिफाई अल्टरनेट कॉन्सेप्शन, तो अल्टरनेट तरीका जो है आइडेंटिफाई करने का भी एक सही तरीका है डाइवर्जेंट क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ए, सी और ई और एफ, ये चारों जो है सही है डाइवर्जेंट के लिए। और सॉरी ये बी नहीं, ये सी वाला, तो ये, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर 1, ACENF। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 72 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? क्लोज्ड सिंगल सर्कुलेशन, क्लोज डबल सर्कुलेशन, ओपन सिंगल सर्कुलेशन, ओपन डबल सर्कुलेशन। तो ये बेसिकली जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये क्लोज होता है, और डबल सर्कुलेशन, डबल चेम्बर वॉल हमारा हार्ट वॉल होता है, और दूसरी चीज़ ये है कि क्लोज्ड होता है। तो बहुत सारी चीज़ों में ओपन भी पाया जाता है, ओपन से सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन्स के बारे में बात किया तो ये क्लोज्ड डबल सर्कुलेशन करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। 73 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक लॉज? तो साइंटिफिक लॉ की अगर बात करें तो कौन सा जो है इसमें से करेक्ट है? तो बेसिकली यहाँ पर दे कांट बी चैलेंज, नहीं चैलेंज तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, साइंटिफिक लॉ है तो क्या हुआ, लेकिन उसको हम लोग कर सकते हैं। दे प्रोवाइड रीजनिंग फॉर फिजिकल फिनोमिना, दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम साइंटिफिक थियरी। तो लॉ के बारे में पूछा है, और दूसरा चीज़ कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, ट्रू है। सो दे प्रोवाइड रीजनिंग फॉर, अब देखो ये तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, चैलेंज कर सकते हैं। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम साइंटिफिक थियरी, नहीं साइंटिफिक थियरी से लॉ नहीं बनते हैं, उससे तो हम वाई, जैसे वाई विंड फ्लो, या फिर वाई वाले जो क्यों कोई चीज़ ऐसा होता है उसके आंसर हम दे सकते हैं, लेकिन लॉ जो है वो बहुत ही रिजिड होता है, और तो थियरी से नहीं है। अभी इन दोनों में कन्फ्यूजन है कि दे प्रोवाइड रीजनिंग फॉर फिजिकल फिनोमिना, दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। अब जैसे लॉ की अगर बात करें तो न्यूटन का अगर कोई भी लॉ ले लो, न्यूटन थर्ड लॉ, जैसे फॉर एन एग्जांपल, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब रॉकेट ऊपर जाता है तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जाता है। फॉर रॉकेट जो है अपना थ्रस्ट नीचे की तरफ पुश करता है, और उसके बदले में रिएक्शन होता है ऊपर की तरफ। तो ये जो हम रॉकेट को ऑब्जर्व करते हैं कि ये ऊपर क्यों जा रहा था, ये बेसिकली हम कहते हैं कि दिस इज़ मूविंग, दिस रॉकेट इज़ मूविंग बाय द लॉ ऑफ, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना या फिर रीजनिंग फॉर फिजिकल फिनोमिना, तो ये जो है मुझे लग रहा है कि इसमें दे प्रोवाइड रीजनिंग फॉर फिजिकल फिनोमिना। तो रीज़न जो है हम लोग ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, बिकॉज बहुत सारे फिनोमिना हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते, लेकिन उसके लॉ होते हैं। फिनोमिना मतलब हम जो अपनी आँखों से देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आँखों से नहीं देखते हैं, लेकिन एक लॉ बना देते हैं। तो फिजिकल फिनोमिना वो भी होता है। तो मुझे लग रहा है इसका जो है 73 का 2 वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, लेकिन हम लोग फाइनल आंसर की में देखेंगे। इस पर मुझे भी डाउट है इन दोनों स्टेटमेंट में,
तो लेकिन मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन नंबर 2 लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 74, तो 74 में देखो असर्शन रीजन है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक एनिमल स्लोअर देन लैंड एनिमल। नहीं नहीं, ये तो सही नहीं है। एक्वाटिक एनिमल में रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा होता है, बिकॉज उनको जल्दी, पानी में जो जीव जंतु रहते हैं, जो फिश रहते हैं, उनको बहुत ही कम मात्रा में घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है पानी में, जिसकी वजह से उनको बार बार सांस लेना पड़ता है और उनके गिल से जो है वाटर को पास करा के ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करना होता है। इसलिए रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक एनिमल इज़ फास्टर। तो असर्शन तो फॉलो हो गया। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व, नहीं, ऑक्सीजन लार्ज अमाउंट में डिजॉल्व नहीं होता है, बहुत ही कम अमाउंट में डिजॉल्व होता है, इसलिए सॉरी, इसलिए दोनों ही फॉल्स हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर बोथ ए एंड आर फॉल्स। 75 देखते हैं। द सीलिंग ऑफ सिनेमा हॉल्स एंड कंसर्ट हॉल आर जनरली कर्व्ड, साउंड वेव आफ्टर स्ट्राइकिंग अ कर्व्ड सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन। ये सही बात है कि जो सिनेमा हॉल होता है या फिर कंसर्ट हॉल होता है, उनका जो सीलिंग होता है वो कर्व शेप में बनाया जाता है, ताकि साउंड वेव, जो आवाज़, जो साउंड प्रोड्यूस होगा, वो रिफ्लेक्ट होके चारों हर डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये असर्शन सही है और ये इसका रीजन भी है। साउंड वेव आफ्टर स्ट्राइकिंग कर्व सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में जो है वो फैल जाए, ताकि सबको प्रॉपर आवाज़, बराबर आवाज़ सुनाई दे। अब कहीं पर मान लो जो है कम आवाज़ जा रहा है, कहीं पर ज़्यादा जा रहा है, तो उस ऑडिटोरियम में मज़ा नहीं आएगा। तो जो है वहाँ पर जो लिसनर होंगे, जो ऑडियंस होगी, तो वो जो है एक ही खास जगह के लिए ये करेगी, तो हर जगह आवाज़ पहुँचे। इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, मतलब जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। तो यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, सॉइल इरोजन। तो अगर आप एक्सेसिव यूज़ करोगे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का, तो सॉइल इरोजन का कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पर। तो ये नहीं होता है। ज़्यादा यूज़ करोगे तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। बाकी तो यूट्रिफिकेशन होता है, बायो मैग्निफिकेशन ज़्यादा ये हो जाता है, नाइट्रिफिकेशन तो करते ही हम लोग, नाइट्रोजन डालते ही हैं। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन सॉइल इरोजन है। एन ओडोमीटर इन अ कार मेजर्स। तो कार में जो है 2 तरह के मीटर लगे होते हैं खास करके, एक ओडोमीटर होता है, एक स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर जो है स्पीड मेजर करता है, वो एवरेज स्पीड नहीं मेजर करता, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है। लेकिन ओडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस। ओडोमीटर मतलब जैसे आपने घर से कहीं जा रहे हो किसी रिश्तेदार के यहाँ, तो कितना दूरी है, आप ओडोमीटर सेट कर दो, उसके रिश्तेदार के यहाँ पहुँचोगे तो आपको बता देगा इतना किलोमीटर आपका डिस्टेंस है आपके घर से आपके रिश्तेदार का। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओडोमीटर हम लोग इसीलिए यूज करते हैं इसको। ओडोमीटर को ट्रिप मीटर भी कहा जाता है, ट्रिप मेजर करता है। 78 देखते हैं। तो 78 में देखो क्या दिया है, आइडेंटिफाई द मिरर ऑन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो पहले देखो, ए है वर्चुअल एंड इरेक्ट सेम एज ऑब्जेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट है, इसका मतलब ये प्लेन मिरर है, और सेम एज ऑब्जेक्ट, तो ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हो जाओ तो वर्चुअल इमेज बनता है। और दूसरा चीज़ कैसे है कि जितना बड़ा, जैसे जितने बड़े आप हो उतना ही बड़ा आपका इमेज बनता है। मतलब मान लो आप ऑब्जेक्ट हो, मिरर के सामने खड़े हो, तो जो आपका इमेज बन रहा है, ठीक है, तो वो जो है इमेज का साइज़ तो दोनों सेम ही रहता है, तो ये प्लेन मिरर में होता है। रियल एंड इन्वर्टेड सेम एज ऑब्जेक्ट, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर आप कॉनकेव मिरर रखोगे तो यही चीज़ मिलेगा, तो ये कॉनकेव हो गया। और रियल एंड इन्वर्टेड एंड लार्ज, अगर पोजीशन चेंज कर दोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास में लेके आओगे, तो भी ये कॉनकेव मिरर का प्रॉपर्टी हो जाता है। और वर्चुअल एंड इरेक्ट डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड ये जो है कॉन्वेक्स में बनता है। तो ये प्लेन कॉनकेव कॉनकेव कॉन्वेक्स कहाँ पर है? ये प्लेन कॉनकेव कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79, तो 79 में देखो क्या दिया है, 3 आइडेंटिकल होल्स आर
punched at different level in a plastic bottle, and bottle is filled with water. Which of the following statements to regarding the flow of water? Water from lowest hole comes out with greatest force. अब देखो एक बॉटल है, मान लो मैं एक बॉटल बना देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए। ये मान लो एक बॉटल है और इसमें पानी भरा हुआ है और आपने 3 होल किए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल कम आउट विद ग्रेटेस्ट फोर्स, तो सही बात है। यहाँ वाला का जैसे यहाँ वाला पानी ऐसे गिरेगा, यहाँ वाला ऐसे गिरेगा और यहाँ वाला और दूर गिरेगा, तो ग्रेटेस्ट फोर्स से आएगा, क्योंकि जो प्रेशर होता है और जो फार्मूला है वो एच रो जी होता है फार्मूला इसका, और एच हाइट है और इसके बाद जो है रो जो है डेंसिटी है लिक्विड का, और जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ऐसे केस में जो है ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, ए वाला, वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल कम्स आउट विद ग्रेटेस्ट फोर्स। वाटर फ्रॉम हाईएस्ट होल नहीं, ये तो नहीं होगा। वाटर फ्रॉम ऑल होल्स कम आउट ऑफ द इक्वल फोर्स नहीं, ये भी नहीं होगा। ये तब होगा जब हम लोग ये जी को इग्नोर कर देंगे, ये पास्कल्स लॉ एक्चुअली, अगर जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग इग्नोर करें तो प्रेशर हर जगह बराबर, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर दिया नहीं है। वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस, हाँ ये करेक्ट है, डिस्टेंस भी मैक्सिमम ही होगा। वाटर फ्रॉम हाईएस्ट होल एट मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं, ये नहीं होगा। वाटर फ्रॉम ऑल होल्स फॉल्स एट सेम डिस्टेंस नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ए और डी जो है आपका करेक्ट है, और ए और डी मैं देख पा रहा हूँ, ये ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंबसिबल सब्सटेंस, हाँ ठीक है, और ऑक्सीजन सप्लाई, ये भी ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, ये भी है, लेकिन जो है यहाँ पर ऑप्शन में जो है 2 ही दिया है, तो ए एंड बी। और टेम्परेचर ऑफ फ्लेम पर डिपेंड करेगा, बर्निंग सब्सटेंस पर, सराउंडिंग पे तो क्या। तो यहाँ पर जो आपका 80 का जो करेक्ट ऑप्शन है 1 है, दैट इज़ ए एंड बी। नेचर ऑफ कंबसिबल सब्सटेंस भी है और ऑक्सीजन सप्लाई पर। अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं रहेगा तो भी जो है कलर जो है चेंज, जैसे हमारे घर में गैस जलता है तो मीथेन वो ब्लू कलर का जलता है, और सबसे ज़्यादा गर्म जो है अगर कोई चीज़ जल रहा है तो उसका कलर ऑटोमेटिक ब्लू हो जाता है, फिर इसके बाद जो है वाइट और रेड ये सब फॉलो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Class 6 teacher plans to identify alternate conception of students in the topic adaptation in plants and animals. Which of the following sets of strategy is best suited for this purpose? तो यहाँ पर अडाप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोला है, और इसके बाद कौन सा बेस्ट तरीका है? डायग्नोस्टिक क्वेश्चनायर, इंटरव्यू ड्राइंग, प्रोजेक्ट चेकलिस्ट ड्राइंग, ड्राइंग चेकलिस्ट इंटरव्यू, पोर्टफोलियो ग्रुप डिस्कशन, डायग्नोस्टिक क्वेश्चनायर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है ये 1 होगा, डायग्नोस्टिक क्वेश्चनायर, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है डिज़ाइन करो। अगर प्लांट अडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में अगर अल्टरनेट कंसेप्शन बच्चों में जो है आइडेंटिफाई करना है तो डायग्नोस्टिक क्वेश्चनायर, इंटरव्यू भी हो सकता है, और ड्राइंग। और प्रोजेक्ट के बेस पे तो नहीं आप ज़्यादा कुछ ये कर सकते हैं, और चेकलिस्ट से तो कुछ नहीं होगा, ये भी ऑप्शन मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। और पोर्टफोलियो से क्या ही कर लेंगे बहुत कुछ आप। तो अडेप्टेशन की बात जहाँ पर आएगी तो डायग्नोस्टिक क्वेश्चनायर, इंटरव्यू और ड्राइंग। ड्राइंग जैसे आप कॉन्सेप्ट मैप ड्रॉ करवा सकते हो, डिफ्रेंशिएट बिटवीन का एक कोई भी अच्छा चार्ट बनवा सकते हो, तो इससे जो है ज़्यादा बच्चों को सीखने को मिलेगा। तो ये 81 का जो है 1 है। 82 देखते हैं। सुनीता ड्रॉप्स a piece of potassium metal in a beaker of cold water and note down the observation, which of the following observation is not correct? तो पोटेशियम मेटल को अगर आप जो है कोल्ड वाटर में डालोगे तो रिएक्ट करेगा, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहता है, हीट इवॉल्व होता है, इसमें हीट बाहर आता है, और पोटेशियम है और कोल्ड वाटर है तो हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगा। तो इसमें जो है हमें पूछा विच इज़ नॉट करेक्ट, तो हाइड्रोजन गैस इज वॉल्व, ये सही है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। पॉप साउंड इज हर्ड, ये भी सही है, लेकिन इसमें मुझे ना थोड़ा डाउट है क्वेश्चन में, क्योंकि पॉप साउंड आपको तभी सुनाई देगा जब जैसे हाइड्रोजन गैस है तो ऑन बर्निंग हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस पॉप साउंड, लेकिन ये अगर आप
कोई फ्लेम रखकर, कोई माचिस जलाकर या फिर मोमबत्ती जलाकर अगर आप वहाँ पर रखते हो तो आपको थोड़ा साउंड सुनाई देगा। फिलहाल आगे देखते हैं। पोटेशियम रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर, सही बात है, ये बहुत तेज़ रिएक्ट करता है और कोल्ड वाटर के साथ तो और ही हो जाएगा। इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन, नहीं, ये जो है करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो पॉप साउंड इज हर्ड, ये तो सही है, लेकिन अभी इसमें क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि आपको चला के देखना है या फिर, ठीक है, फिलहाल तो ये तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ही होगा फिर भी। तो 82 हो गया, हम लोग 83 पे चलते हैं। 83, अब देखो यहाँ पर इंडिकेटर तो बहुत ही बोनस क्वेश्चन बन जाता है हर बार, और इस पर क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो यहाँ पर जो है इंडिकेटर है, जैसे टर्मरिक है, कलर चेंज इन एसिड, नो चेंज, और अगर आपको बेस में डालोगे तो ये हो जाएगा रेडिश, ये रट लेने वाली चीज़ होती है, रेडिश हो जाएगा। चाइना रोज़ है, तो चाइना रोज़ की अगर बात करें तो डार्क पिंक होगा एसिड में, और अगर बेस में डालेंगे, बेस में करके देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ग्रीन, तो ये हो जाएगा आपका ग्रीन। और फिनाफ्थलीन है, फिनाफ्थलीन को अगर आप बेस में डालेंगे तो ये जो है सॉरी एसिड में डालेंगे तो ये हो जाएगा कलरलेस, और ये पिंक, तो ये कलरलेस हो गया। मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज जो है अगर आप एसिड में डालेंगे तो ये हो जाएगा ऑरेंज कलर का, ठीक है। और इसके बाद जो है ये इस बेस में पिंक हो जाता है। तो रेडिश, ग्रीन, और ये कलरलेस, और ये ऑरेंज। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन, रेडिश, ये थर्ड वाला ऑप्शन, रेडिश ब्राउन एंड ग्रीन, कलरलेस, ऑरेंज। आगे बढ़ते हैं। टू स्पर्म्स ऑफ अ मैन फ्यूज विथ टू एग्स ऑफ अ वुमेन, द ट्विंस फॉर्म्ड आर, तो मे बी आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल। तो जो भी ऐसा कुछ होता है तो उसको हम लोग फ्रेटर्नल कहते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन 4 आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 84 और 85 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट साइंस एज इंक्वायरी, तो साइंस एज इंक्वायरी इसमें से कौन सा जो है चीज़ जो है ज़्यादा ये कर रहा है। लिस्ट 5 यूज ऑफ कोकोनट ट्री, यूज जो है तो बिल्कुल भी इंक्वायरी नहीं हुआ। अगर आप जो है कोकोनट ट्री के 5 यूज अगर आप लिखोगे तो उसमें क्या ही इंक्वायरी किया आपने, वो तो अलग से अलग ही क्वेश्चन हो गया। ऑब्जर्व द टाइप ऑफ वेनेसन इन वेरियस लीव्स, तो ये तो इंक्वायरी नहीं हुआ, इसमें जस्ट ऑब्जर्वेशन रहेगा आपका। क्लासीफाई द गिवन प्लांट्स इनटू हर्ब, सर्ब्स एंड ट्रीज, तो ये क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, इसमें इंक्वायरी ऐसा कुछ नहीं है। एक्सप्लोर फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन इन ग्राम सीड, तो आपको फैक्टर्स पता करने किसकी कौन कौन से फैक्टर पर जो है ग्राम सीड में जो जर्मिनेशन होता है, ये इंक्वायरी है। साइंस एज ए इंक्वायरी, तो मतलब इसमें आप इंक्वायरी करें क्या क्या फैक्टर हैं, किस फैक्टर में ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ग्रो करने का या फिर कम हो रहा है, तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 86, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एस, पहले स्टेटमेंट देखते हैं। फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। नंबर 2, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अभी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस पूछा है, तो फोटोसिंथेसिस जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन, सही बात है। लीव्स क्या करते हैं, लीव्स सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तो एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पर, एंडोथर्मिक हो गया। एंड रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी सही है कि रेस्पिरेशन क्या है, एक तरह का एक्सो, जिसमें हीट रिलीज होता है, तो दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पर S1 S2 नहीं, ये नहीं, ये थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। 87 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज बेस्ट सुटेड टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग, तो इंडक्टिव रीजनिंग के लिए सबसे अच्छा क्या है, तो यहाँ पर वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, ये थोड़ा लग रहा है लेकिन आगे देखते हैं। सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं, इसमें जो है इंडक्टिव रीजनिंग नहीं होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने से। आस्किंग स्टूडेंट टू स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर आप बच्चों से पूछते हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ तो इसमें वो लॉ बता देगा, लेकिन इंडक्टिव रीजनिंग वगैरह नहीं होगा। रीजनिंग मतलब कहाँ आएगा कि जहाँ पर आप जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसके बाद जो है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। तो ये रीजनिंग कैसे, तो ये चौथा वाला ऑप्शन देख लेते हैं। आस्किंग स्टूडेंट टू मेजर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर वेरियस केस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस,
इन अ प्लेन मिरर। तो जस्ट मेजर करने के लिए कह रहे हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए कह रहे हैं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंटली एंड आस्किंग स्टूडेंट टू मेजर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर वेरियस केस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन प्लेन मिरर। तो मुझे लगता है वेरीफाई करने में ज़्यादा इंडक्टिव रीजनिंग रहेगा। हालांकि ये भी मुझे सही लग रहा है ये वाला, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो आंसर की का वेट करना पड़ेगा, सीबीएसई क्या कंसिडर करता है। तो मैं फ़िलहाल इसको अभी टिक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये वाला ऑप्शन भी सही लग रहा है इसमें। 89 देखते हैं, सॉरी 88 देखते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज 13 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ बी इज 17। द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम ए एंड बी कुड बी। अब देखो ए क्या है, 13 क्या है, 13 बेसिकली एल्यूमिनियम है, और अगर 13 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 283। ठीक है, अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और 17 जो है क्लोरीन का है। तो अगर 3 क्लोरीन, 1 एल्यूमिनियम और 3 क्लोरीन मिल जाते हैं तो उनका ऑक्टेट फुल हो जाएगा, दे विल शेयर। तो मुझे लगता है इसमें जो है AlCl3 बनेगा, मतलब AB3 यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। तो AB3 ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। 89 देखते हैं। Read the statement given below and choose the correct option. It is recommended that acid should be added to water for diluting the acid and not vice versa. ये तो सही बात है कि आप जो है एसिड के अंदर वाटर मत डालो। ठीक है, वाटर है उस पर थोड़ा थोड़ा एसिड डालो, और वो भी एकदम कुछ एंगल पर, कुछ टिल्ट करके, दोनों परख नली अगर टेस्ट ट्यूब है तो उसमें ट्विस्ट करके, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करके डालो, एक साथ बहुत सारा वाटर ना चला जाए। एंड सेकेंड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। सही बात है, उसमें हीट रिलीज होता है। तो ऐसे में अगर आप जो है रिवर्स प्रोसेस फॉलो करोगे तो वो स्प्लैश हो सकता है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसमें जो है ये भी सही है और ये रीजन भी सही है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट रिलीज होगा, तो आपके हाथ पर आके गिर गया या फिर कहीं किसी बॉडी पार्ट पर गिर गया तो आपको बहुत जलन होगी, आपको नुकसान भी हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. And 90 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अल्टरनेट कंसेप्शन इन साइंस। तो यहाँ पर जो है आइडिया आर डेवलप फ्रॉम ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, कुछ है नॉट अ फीचर ऑफ अल्टरनेट कंसेप्शन इन साइंस। ठीक है, आइडिया डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आइडियाज़ आर स्टेबल, आइडियाज़ आर रेजिस्टेंस टू चेंज, नहीं, ये जो है मुझे थर्ड वाला सही है, आइडियाज़ आर स्टेबल। ये कोई फीचर नहीं है अल्टरनेट कंसेशन का। अगर सब कुछ स्टेबल ही मान लेंगे, कोई भी आइडिया स्टेबल हो गया तब तो फिर आप कुछ नया कर ही नहीं पाएंगे। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा मैथ्स पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैथ्स का भी मैं लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच।